हेलो लर्नर्स, कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और पिछले वीडियो में हमने सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा देखा था और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रॉलेट एक्ट के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, हम इसके बारे में आप जो है देखते हैं। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a battle on 6th April. अब देखो, ये जो है हमें बता रहे हैं इसमें कह रहे हैं जो बड़े पैमाने पर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो चलाया गया था और सत्याग्रह के सक्सेस के बाद गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो एक बड़े पैमाने पर मतलब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करेंगे। जो रॉलेट एक्ट पास किया गया है या जो रॉलेट एक्ट प्रपोज किया गया है इंडिया के लिए 1919 में। ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, इसको बहुत ही जल्दबाजी में जो है पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ही जल्दीबाजी में इस एक्ट को पास किया था। और जबकि बड़े पैमाने पर भारतीय जो मेंबर्स थे इस काउंसिल के, उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है इसको पास किया। और इस एक्ट में ऐसा था कि जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है इसके अगेंस्ट सत्याग्रह शुरुआत करने की बात कर रहे थे। इसके पीछे इसमें कुछ खास बात थी। पहला कि इस रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा पावर्स जो है इसके थ्रू मिल रही थी। इसके थ्रू वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है कभी भी कुचल सकते थे, दबा सकते थे। और कभी भी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो भी जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको विदाउट ट्रायल वो हैं 2 years तक की जेल की सज़ा सुना सकते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि बड़े पैमाने पर जो है इसके अगेंस्ट अहिंसा के रूप में एक सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन चलाया जाए। ये जो अन्यायपूर्ण जो कानून बनाया गया है देश के अंदर, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से हो रही है 1919 में, ठीक है, इसके विरुद्ध जो है बड़े पैमाने पर एक अहिंसावादी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चलाया जाए। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On April 10, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. अब देखो, ये जो पैरा है इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि वो सिविल डिसओबीडियंस को जो है शुरू करेंगे नॉन वायलेंस के रूप में, उसके बाद बड़े पैमाने पर रैलीज जो हैं ऑर्गेनाइज होने लगी। अलग अलग शहरों में लोग इकट्ठा होने लगे और जो वर्कर्स थे वो अब जो मज़दूर लोग थे जो काम कर रहे थे फैक्ट्रियों में, वो अब या फिर जो रेलवे वर्कशॉप्स में
या अदर शॉप्स में उन्होंने जो है स्ट्राइक पर जाना शुरू कर, यानी कि हड़ताल पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए बड़े पैमाने पर जो है उस समय पर शॉप्स, जो दुकानें थी वो बंद हो गई थी या बंद होने लगी थी, और जगह जगह पर पॉपुलर जो है अपसर्ज होने लगे थे, यानी कहीं जगह बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग विरोध कर रहे थे, और जगह जगह पर जो है जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो थी, जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ, इनको बड़े पैमाने पर डिसरप्टेड कर दिया गया, इनमें रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी थी लोगों ने। और जो उस समय पर ब्रिटिश प्रशासन था भारत के अंदर, उन्होंने ये निश्चय किया कि जो बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, राष्ट्र के लिए जो बात कर रहे हैं, इनको जो है क्लैम्प डाउन करें, यानी कि इनको दबा दिया जाए। इसके लिए जो लोकल लीडर्स थे उनको, खासतौर पर अमृतसर की बात करें, जो लोकल लीडर्स थे उनको वहाँ से पकड़ लिया गया, अमृतसर के अंदर से, ठीक है, उनको पकड़ लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री से मना कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी की एंट्री दिल्ली में बैन हो गई। और 10 अप्रैल की बात है, जो पुलिस थी अमृतसर में, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन, जो शांतिपूर्वक एक मार्च चल रहा था, लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक रैली कर रहे थे, उस पर फायरिंग कर दी थी, और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस और रेलवे स्टेशंस पर लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और उसके बाद हुआ क्या, मार्शल लॉ यहाँ पर इम्पोज्ड हो चुका था, यानी कि मार्शल लॉ लग गया, और जनरल डायर को कमांड वहाँ पर दे दी गई अमृतसर के अंदर। आगे क्या होता है उसको हम अब देखते हैं। ऑन 13 अप्रैल, 10 अप्रैल को ऐसा हुआ था, अब आगे 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल की एक बात है। उस दिन एक बहुत ही इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखने को मिला, उसके बारे में देखते हैं। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. अब देखो ये जो पैरा है, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मार्शल लॉ लग चुका था 10 अप्रैल की बात से, ठीक है, और 13 अप्रैल को एक बहुत ही इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखने को मिला। उस दिन क्या था, बड़े पैमाने पर जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो जलियांवाला बाग के एक बंद ग्राउंड में जो है इकट्ठा हुई थी। कुछ लोग वहाँ पर गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ थी, जो नई रिप्रेसिव मेजर्स थे, दमनकारी जो मेजर्स थे, ठीक है, जो नीतियाँ थी, उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और बहुत सारे लोग उनमें ऐसे थे जो एक सालाना जो बैसाखी मेला वहाँ लगता था उसके लिए आए हुए थे। बहुत सारे लोग सिटी के बाहर से भी थे, अमृतसर से बाहर के भी थे, विलेजेस से। उनको नहीं पता था कि अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है। डायर उस जलियांवाला बाग के जो एंटर्ड एरिया था, उस एरिया में वो एंटर किया। उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो बाहर निकलने के रास्ते थे उनको बंद कर दिया और भीड़ के ऊपर फायरिंग शुरू करवा दी। इसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मरे। और उसका जो मेन पर्पस था ऐसा करने के पीछे, जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका ये था, जैसा उसने पहले बाद में डिक्लेयर भी किया, कि वो एक मोरल इफेक्ट जो है, एक नैतिक प्रभाव जो है लोगों के ऊपर डालना चाहता था, ठीक है, जिसमें वो जो सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह के रूप में, उनके अंदर डर का भाव पैदा कर सके, लोगों को मतलब भयभीत कर सके। इस तरह का वो जो है लोगों के अंदर भाव पैदा करना चाह रहा था। इसलिए उसने जो है अंधाधुंध जो है गोली लोगों को चलाई, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salute to all sahibs. People were flogged and
villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब देखो हुआ क्या, जो जलियांवाला बाग की जो खबर थी, इस हत्याकांड की जो खबर थी, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से जो है इंडिया के अलग अलग जो नॉर्थ इंडियन जो टाउन्स थे अधिकतर, ठीक है, उनमें बहुत तेज़ी से ये खबर फैल गई और उसका विरोध करने के लिए लोग अब स्ट्राइक करने लगे थे, धरना प्रदर्शन करने लगे और पुलिस के साथ लगातार क्लैशेस अब होने लगे थे। और जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में, उन पर अब ये लोग जो है अटैक भी करने लगे। गवर्नमेंट जो थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका रिस्पॉन्ड किया, यानी इसमें जवाबी कार्रवाई की और बड़े पैमाने पर उसने ब्रूटल तरीके से, बहुत ही निर्दयी क्रूरतापूर्ण तरीके से लोगों का रिप्रेशन किया, उनका दमन किया और लोगों को हिमिटेट करने के लिए और उनको टेरराइज कर, उनका आतंक पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए, ठीक है, ऐसा सब कुछ किया जा रहा था। और जो सत्याग्रही जो थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी नाक को ज़मीन से जो है रगड़ें, ज़मीन से लगाएं और ज़मीन पर रगड़ें उसको, और जगह जगह पर वो उनको स्ट्रीट्स पर जो है ऐसे खड़ा किया गया। इसके साथ साथ अगर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहाँ से निकलते तो उनको सैल्यूट करने के लिए इनको मजबूर किया जाने लगा था। इसके साथ साथ जो कुछ विलेजेस थे, खासतौर पर जो गुजरांवाला, जो आजकल पंजाब में जगह था, पंजाब में एक जगह थी गुजरांवाला, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान पड़ता है, वहाँ के कुछ विलेजेस को तो बॉम्बिड कर दिया गया, नहीं पूरे बम से उड़ा दिया गया, ऐसा भी जो है वहाँ पे देखा। और बड़े पैमाने पर जो है वायलेंस, हिंसा होने लगी थी और इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, समाप्ति की उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। तो इस तरीके से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो खत्म हो गया। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह, ये रॉलेट सत्याग्रह था सिविल डिसओबीडियंस के रूप में, मतलब उन्होंने कहा था नॉन वायलेंस के रूप में हो, इस तरह से वो शुरुआत की थी इसकी। लेकिन ये जो रॉलेट सत्याग्रह था बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था और उन्होंने आगे इसमें कहा इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, ये अभी भी इंडिया के सिटीज़ और टाउन्स तक ही था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि मूवमेंट जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू इंडिया के अंदर करना चाहिए, भारत के अंदर शुरू करना चाहिए। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। उन्होंने ये भी देखा कि एक बड़ा मूवमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में लाकर, एक दूसरे क्लोज लाकर ये मूवमेंट शुरू ना किया जाए, ये आंदोलन शुरू ना किया जाए, तब तक ये एक बहुत बड़ा जो आंदोलन जो है नहीं किया जा सकता। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इश्यूज़, और ऐसा करने के लिए उन्होंने उस समय पर खिलाफत इश्यू को इसमें जो है कंसिडर करने की बात की। अब ये खिलाफत क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। जो पहला विश्व युद्ध था वो ऑटोमन टर्की के डिफीट के साथ, हार के साथ जो है ख़त्म हुआ था। एंड देयर वर रूमर्स दैट हर्ष पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। अब ऐसा जो है अफवाह थी कि एक बहुत ही जल्दबाजी में एक शांतिपूर्ण समझौता जो है इम्पोज किया जा रहा है, एक थोपा जा रहा है ऑटोमन एम्परर के ऊपर। जो ऑटोमन साम्राज्य था, जो ऑटोमन राज्य जो सम्राट थे, उनके ऊपर एक जल्दबाजी में एक ऐसी संधि जो है उनके ऊपर थोपी जा रही है जिसमें उनका जो है निरादर हो रहा है, उनका सम्मान नहीं रह रहा है। और उस समय पर जो ऑटोमन एम्परर थे उनको स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड माना जाता था। स्पिरिचुअल हेड की हम बात कर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, और जिसको वो खलीफा के नाम से जानते थे। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्परल पावर्स, खलीफा की जो टेम्परल पावर्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में मार्च 1919 के अंदर। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali
began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. एक यंग जनरेशन के उस समय पे जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने जो है महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किया इस इशू के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक बड़े पैमाने पर जो है एक्शन लिया जा सके इसके लिए। गांधी जी ने इसमें देखा, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी ने देखा कि यही एक ऐसा अवसर है जहाँ पर मुस्लिम्स को जो है एक ही छाते के नीचे लाया जा सकता है, जिसके थ्रू एक नेशनल मूवमेंट यूनिफाइड तरीके से, एक रूप तरीके से जो है शुरू किया जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, वहाँ पर उन्होंने जो है जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उनको जो है कन्विंस किया कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए और खिलाफत के सपोर्ट के लिए जो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के जो उसमें लीडर्स थे और जो अदर लीडर्स थे उनको जो है कन्विंस किया। तो ये सब जो है इसके अंदर आया। उसके बाद आया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उसकी बात करें तो क्या था इसको हम इसके बारे में देखेंगे। वाई नॉन कॉपरेशन, असहयोग क्यों, इसकी हम बात करेंगे। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and स्वराज would come. महात्मा गांधी ने अपनी फेमस बुक जो कि हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, उसमें ये डिक्लेयर किया, उसमें ये उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश रूल भारत में इस्टेब्लिश हुआ, भारत में स्थापित हुआ, इसके पीछे जो मेन कारण था वो था कि भारत के लोगों ने कोऑपरेट किया था ब्रिटिशर्स को, इस वजह से वो हमारे यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाए और वो सरवाइव कर पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको बड़े पैमाने पर सहयोग किया था। अगर भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग करने से मना कर दें, सहयोग ना करें, तो 1 साल के अंदर अंदर ये ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, तहस नहस हो जाएगा और हमें अपना स्वराज मिल जाएगा, यानी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। How could non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं क्या बता रहे हैं, वो हमसे कहना है कि एक जो नॉन कॉपरेशन है, जो असहयोग है, वो किस तरीके से एक आंदोलन बन सकता है। तो उसके बारे में बताया है कि गांधी जी ने ये बताया कि जो मूवमेंट है उसको हम एक साथ ऐसे नहीं करेंगे, उसको हम स्टेज बाय स्टेज शुरू करेंगे। सबसे पहले जितने भी भारतीय लोग हैं जिनको जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो टाइटल्स दिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इनका सबसे पहले सरेंडर किया जाएगा। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स ऑफ फॉरेन गुड्स में जो लोग हैं, ठीक है, वो इनका बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट दमनकारी नीतियाँ अपनाती है, ठीक है, लोगों को फोर्स करती है, डराती धमकाती है, तो वहाँ पर फिर पूरी तरीके से असहयोग शुरू कर दिया जाएगा नागरिकों के द्वारा। और इसके लिए 1920 के समय में महात्मा गांधी और शौकत अली ने देश के अलग अलग हिस्सों का बड़े पैमाने पर टूर किया था और लोगों का पॉपुलर सपोर्ट जो है मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months
between September and December, there was an intense tussle with the Congress, within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. अब देखो हम इसमें बता क्या रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो पार्टी थी इसके अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गांधी जी का जो प्रस्ताव था इससे सहमत नहीं थे, और वो जो हैं बड़े पैमाने पर जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे जिनका शेड्यूल नवंबर 1920 से स्टार्ट था, ठीक है, उसका बायकॉट करने से वो लोग मना कर रहे थे कि भाई इनका बायकॉट नहीं करना चाहिए। उनको ये डर था कि ये जो मूवमेंट है जिसको गांधी जी ने शुरू करने की बात कर रहे हैं, ये बाद में वायलेंस वाला हो जाएगा और फिर से कहीं इसको वापस ना लेना पड़े तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो मंथ थे इनके बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ी टसल देखने को मिली, हालांकि विरोध बहुत देखने को मिला लीडर्स के। बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे इस प्रपोजल का, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे, और कोई मीटिंग पॉइंट भी नहीं मिला सपोर्टर्स और अपोनेंट्स जो थे इस मूवमेंट के। यानी कि बड़े पैमाने पर जो लोग गांधी जी का जो आइडिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे थे और जो विरोध कर रहे थे, उनको लगातार मतलब कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर वो मिलकर इस पर बात कर सकें और इस पर कोई सहमति बना सके किसी बात को लेकर। और वहीं पर फिर उसके बाद फाइनली जो कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में एक कांग्रेस सेशन हुआ जहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट वाले जो लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर और जो सपोर्ट वाले जो थे वो उनको वहाँ पर बैठे, उन्होंने आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया, डिस्कशन हुआ और फाइनली उनके बीच में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और फिर जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को जो है सभी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरीके से ये मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये भी इसके अंदर हमने देखना था। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, और जो अलग अलग सामाजिक समूहों के जो लोग हैं वो जो नॉन कॉपरेशन जो असहयोग का जो विचार है उसको कैसे लेकर चलते हैं। अब ये भी एक जो है सोचने का विषय था। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इसके अंदर हमें देखने को मिली। तो इसमें हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें हम जो देख के चले, जैसे हमने बात की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसमें हम देख के चले कि गांधी जी की जो फेमस बुक थी हिंद स्वराज वो कब पब्लिश हुई थी, वो 1909 में हुई थी, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ उसके पीछे जो मेन कारण है वो इंडियंस ने बड़े पैमाने पर कॉपरेट किया। अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ये ब्रिटिश रूल है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आगे उन्होंने जिसमें जो खास बात वो भी हुई कि बायकॉट करने की बात हुई, ठीक है। तो जो 1920 का समर था वहाँ पर शौकत अली और महात्मा गांधी दोनों ने जो बड़े पैमाने पर इंडिया के अलग पार्ट्स का जो है ट्रैवलिंग किया, टूर किया और वहाँ पर लोगों को इस मूवमेंट के सपोर्ट में लाने की बात की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे उनका बायकॉट करने से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स मना कर रहे थे, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक बीच में कांग्रेस के अंदर ही बड़े पैमाने पर लोग कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में थे। और दिसंबर 1920 में जो नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ उसमें इनके बीच में जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उसके बाद इंडिया में ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन का ये लॉन्च हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम एक नया टॉपिक लेंगे जो कि होगा डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।